पढ़ रहे थे, कौन सा भाई, लर्निंग, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो लर्निंग का स्टार्ट किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लर्निंग का पार्ट 2, ठीक है। #2 आई थिंक पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको बेसिकली बताया था लर्निंग क्या है, लर्निंग के क्या टाइप्स हैं और लर्निंग को क्या क्या फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। हाँ, ये क्लास 23 है 22 आई डोंट नो, ठीक है। तो ये लर्निंग के क्या क्या फैक्टर, #2 का मतलब लर्निंग का पार्ट 2। हाँ, क्लास तो 22-23 है शायद। हाँ, तो इस वेरी फर्स्ट पार्ट में हमने लर्निंग के टाइप्स और ये सब कुछ किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है लर्निंग के सिद्धांत। बच्चे, ये सिद्धांत अब शुरू हुए हैं और आई थिंक पूरे वीक ये सिद्धांत चलेंगे। आप कहोगे मैम आज टेस्ट था, बट मैं टेस्ट इसलिए नहीं ले रही क्योंकि अब दिवाली को लेकर छुट्टियां हो जाएंगी, थोड़ा सा सिलेबस को करते हैं, ठीक है। 1-2 दिन दिवाली के चक्कर में भी वेस्ट हो जाएंगे, मतलब वेस्ट तो क्या, पूरे साल का सबसे अच्छा फेस्टिवल होता है। बट मैं वैसे बता रही हूँ कि जनरल हम कुछ सिलेबस ही कर लेते हैं, फिर बाद में इकट्ठा टेस्ट लेंगे लर्निंग के साथ ही। हाँ, तो लर्निंग के आज हम सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। आज हम लर्निंग के सिद्धांतों को डिस्कस कर लेते हैं कि लर्निंग की जो थ्योरीज हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो आपको पता है लर्निंग का जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस सिद्धांत है, एवरीबडी नोज, दैट इज प्रयत्न एवं भूल। प्रयत्न एवं भूल, प्रयत्न एवं त्रुटि, अभ्यास एवं भूल। इस सिद्धांत के ना बच्चे बहुत सारे नाम हैं, इस सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं, प्रयत्न एवं त्रुटि, अभ्यास एवं भूल। मुझे लगता है यार आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करूं ही ना मैं, और टाइम शायद चेंज कर दूं तो ही बेटर है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास आज कम से कम बहुत बच्चों का मैसेज आया कि मैम 1 नवंबर से हमारे स्कूल का टाइम चेंज हो गया, हम 3:30 बजे आ रहे हैं और 4 बजे घर पहुंचते हैं, हम दूर दूर से आते हैं, तो 4:15 आते एकदम क्लास लगाना दिक्कत हो जाता है। तो मैं तुम्हारा टाइम फिक्स कर दूं और उसमें फिर चेंज ही नहीं होएगा, क्योंकि मान लो मुझे भी कोई काम है, आपको भी काम है, दिन में भी कुछ है, तो कोई चक्कर ही नहीं है। फिर मैं आपका टाइम 8:30 कर दूं, डन बता दो, क्योंकि फिर चेंज नहीं करूंगी मैं बिल्कुल भी। सर्दी आ रही है, 8:30 तक सबका खाना पीना हो जाता, पहले तो 10-10 बजा करते। 8:30 ठीक है, 8:30 से 9:30 आपको पढ़ा के 9:30 थोड़ा यूट्यूब पर भी थोड़ा सा एक्टिव रहना जरूरी है। तो मैं तुम्हारा टाइम फिक्स कर रही हूं भाई आज से, ध्यान से सुन लीजिए। मैं आप लोगों का टाइम आज से फिक्स कर रही हूं। आप लोगों का फिक्स टाइम है 8:30, ठीक है। क्योंकि सर्दियों के दिन में मुझे लगता है सब खाना वाना जल्दी खा लेते हैं, शाम का इशू ही रहता है, कभी कहीं कोई चला गया, कभी आप चले गए, मैं चले गई, तो 4 बजे वाला सूटेबल ही नहीं रह पा रहा। तो आप लोगों का मैंने आज से टाइम फिक्स कर दिया है 8:30। ध्यान से सुन लो, देयर इज नो चेंज इन दिस टाइम। 8:30 का मतलब 8:30 बजे मैं, मतलब 8:30 का मतलब 8:35 हो सकता है, 8:40 नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। 8:35 पे, अरे 9 पे मत पहुंचाओ, 8:30 बोलूंगी तो 8:35 हो जाता है, मुझे पता है, ठीक है। 8:30 बजे राइट मैं यहां पर आपके सामने होंगी, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान से सुनना, ये सेशन रिकॉर्ड हो जाएगा। ये तो है नहीं कि आपने लाइव देखा, बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो ये सेशन रिकॉर्ड हो जाएगा और ये सेशन आपके पास ही है। यार 100 बच्चों में से मुझे 20 स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम हम स्कूल में हैं और हमने सिर्फ लाइव के चक्कर में आपका बैच लिया, हम लाइव देखना चाहते हैं, तो इसीलिए, ठीक है। तो 8:30 मैंने डन कर दिया आप लोगों का टाइम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 8:30 आप लोगों का टाइम डन है, ठीक है। 8:30 से 9:30 फिक्स मैंने आपकी क्लास कर दी है। और जो सेशन देख पाए बहुत अच्छी बात है, जो सेशन नहीं देख पाए वो रिकॉर्ड हो जाएगा बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 8:30 का मतलब 8:35 हो सकता है, 8:40 बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आपका कल से टाइम है। दिवाली वाले दिन की छुट्टी होगी, पहले ही बता रही, हैप्पी दिवाली, आपको पता है, ठीक है। तो दिवाली वाले दिन के बीच में 1 दिन की छुट्टी होगी दिवाली की, ठीक है। दिवाली के अलावा अपनी कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है भाई। 1 दिन की छुट्टी है दिवाली की, पहले ही बता रही हूं, फिर कहीं आप कंफ्यूज हो, मैं कंफ्यूज हूं। दिवाली वाले दिन की छुट्टी है 4 नवंबर की, उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं है। गॉट इट, गॉट इट। नाउ द टाइम इज फिक्स 8:30 एंड क्लास है मंडे टू फ्राइडे, साइकोलॉजी लाइव बैच, एंड देयर इज नो चेंज। प्लीज नोट डाउन दिस शेड्यूल, क्योंकि मैं नहीं चाहती मुझे कभी कभी आपका टाइम चेंज करना पड़ता है, वो ना हो, तो ये फिक्स रखूंगी, ठीक है भाई। नाउ कम टू द पॉइंट, अब बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले। टाइम मैंने फिक्स कर दिया और इस बहाने मेरा शाम का काम भी जल्दी हो जाएगा, नहीं तो 9 बजे तक काम करते रहते हैं, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं पॉइंट पे।
और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लाइव नहीं देखोगे, क्लास आपके पास सेव है, कोई ये दिक्कत तो है नहीं कि क्लास में कोई चेंज है। ठीक है, प्रयत्न एवं त्रुटि, अभ्यास एवं भूल, यही सिद्धांत को बोलते हैं संबंधवाद। देखो कितने सारे नाम है इसको, संबंधवाद। फिर इस सिद्धांत का नाम है संयोजनवाद। ठीक है, संबंधवाद, संबंधवाद के साथ साथ इस सिद्धांत का नाम क्या है, संयोजनवाद। संयोजनवाद भी भाई हम इसी सिद्धांत को कहते हैं, संबंधवाद भी, संयोजनवाद भी, और इस सिद्धांत को आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। सबको इंग्लिश में नाम बताऊंगी, एक मिनट। आवृत्ति का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति होती है किसी भी चीज को दोहराना, तो आवृत्ति का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को कहते हैं। तो ये सारे के सारे नाम हैं, और एक ही सिद्धांत का नाम है, सबसे इंपॉर्टेंट नाम, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ध्यान से सुनते जाना, आज से जो क्लास है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, अभ्यास एवं भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत। कोई भी पूछा जाए, सभी एक ही सिद्धांत के नाम हैं। जो किसने दिया था भाई, जो दिया था फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, एंड यू ऑल नो हु इज फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। जो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है वो कौन है, थॉर्नडाइक। एक और लास्ट बात कहना भूल गई, कई बच्चे होंगे जो इस कोर्स को 1 महीने बाद ज्वाइन करें शायद, तो जब आप 1 महीने बाद इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो तो डेफिनेटली उस टाइम तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो आप इस वीडियो को सुनो तो ये मत सोचना कि 8:30 क्लास है, इसका मतलब आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आपको उन क्लासेस को ही देखना है। तो कहीं सोचो वेट करो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो जो प्रेजेंटली देख रहे हैं ये मैसेज उनके लिए है, मतलब जो इस 4 नवंबर के आसपास क्लास को देख रहे हैं ये मैसेज उनके लिए है। ठीक है, कोई 1 महीने बाद के वीडियोस लेके देखेगा तो उसके लिए नहीं है, क्योंकि उनके पास तो ये सेव क्लास ही होंगी, दोबारा से लाइव नहीं होंगी। ठीक है, अब आ जाओ। अब देखो, उद्दीपन ट्रायल एंड एरर मेथड, इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड इन इंग्लिश, ट्रायल एंड एरर मेथड इन इंग्लिश। संबंधवाद और संयोजन, संबंधवाद को बोलते हैं बॉन्ड थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी। संयोजनवाद को बोलते हैं कनेक्शनिज्म, इनको बॉन्ड या कनेक्शनिज्म वट एवर यू कैन से। आवृत्ति को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, या मतलब दोहराई या एक्सरसाइज टाइप, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, संबंधवाद को हम बॉन्ड थ्योरी बोल देते हैं। तो ये सभी के सभी नाम किसके हैं भाई, सभी के सभी नाम थॉर्नडाइक की थ्योरी हैं। ध्यान रखना, ये सभी के सभी नाम किसके हैं भाई, ये सभी के सभी नाम थॉर्नडाइक की थ्योरी हैं, जो अपनी लर्निंग के चैप्टर में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है। अब देखिए थॉर्नडाइक ने क्या किया था, सबको पता है थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। ठीक है, इसने एक बार 1898 में 1898 में इन्होंने एक थीसिस लिखे थे जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। ध्यान से सुनते जाना, एक एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने 1898 में थीसिस लिखी थी, जिन थीसिस का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, 1898 में थीसिस लिखी थी, जिस थीसिस का नाम क्या था, एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसका नाम क्या था भाई, एनिमल इंटेलिजेंस। अब ये जो एनिमल इंटेलिजेंस, ये पीएचडी कर रहे थे, जो थॉर्नडाइक थे ये पीएचडी कर रहे थे, और पीएचडी में जैसे थीसिस लिखनी पड़ती हैं, तो इन्होंने थीसिस लिखी थी एनिमल इंटेलिजेंस। और इसी थीसिस में इन्होंने जो लर्निंग की थ्योरीज थी उनको एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने अधिगम के सिद्धांतों का प्रयोग किया था, और सबको पता भाई किसके ऊपर किया था, बिल्ली के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर किया था, बिल्ली के ऊपर। तो अधिगम के सिद्धांतों का प्रयोग किया था कब, 1898 में। कब किया था, 1898 में क्या किया था भाई, अधिगम के सिद्धांतों का प्रयोग किया था। लेकिन इन्होंने जो एजुकेशन के अंदर ये थ्योरीज लागू की थी वो 1913 में की थी, 1913 में की थी। एजुकेशन के अंदर जो थ्योरी लागू की थी वो कब की थी भाई, 1913 में की थी। ध्यान रखना, तो 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। पूछे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग कब किया, तो आपको ध्यान रखना है 1898 में, 1898 में थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। और थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी कब निर्माण की थी, तो थॉर्नडाइक ने जो थ्योरी का निर्माण किया था वो 1913 में की थी, अधिगम में जब लागू हुई। तो बस ध्यान रखना, अधिगम में लागू हुई 1913 में, और बिल्ली पर जो प्रयोग किया वो किया 1898 में। किसने भाई, थॉर्नडाइक ने किया। अब थॉर्नडाइक की थ्योरी क्या थी और उससे एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम वो समझ लेते हैं। ठीक है,
थॉर्नडाइक की थ्योरी क्या थी? सबको पता है थॉर्नडाइक ने सिद्धांत बिल्ली पे प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया भाई, एक पिंजरा लिया, लाइक कुछ भी XYZ पिंजरा, उसमें एक बिल्ली को बंद किया, ठीक है। अब कुत्ते बिल्ली जैसे मुझे बनाने आते हैं, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। बिल्ली को बंद किया और बिल्ली को जब बंद किया, यहां पर एक रख दिया मछली के मांस का टुकड़ा, ठीक है। यहां पर क्या रख दिया, मछली के मांस का टुकड़ा। अब क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम दिया है SR थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। SR थ्योरी थॉर्नडाइक की थ्योरी का नाम है, S थ्योरी पावलोव की थ्योरी का नाम है, R थ्योरी स्किनर की थ्योरी का नाम है। तो ये थ्योरीज के नाम भी पूछे जाते हैं, ठीक है। पिछली बार पेपर में पूछा गया था पावलोव की थ्योरी को किस टाइप की थ्योरी कहा जाता है, तो S टाइप की कहा जाता है। कारण बताऊंगी जब पावलोव को पढ़ेंगे। अब यहां थॉर्नडाइक को समझिए, थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है उसको कहा जाता है SR थ्योरी। SR का मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत, ठीक है। स्टिमुलस का मतलब हिंदी में बोलते हैं उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया। थॉर्नडाइक क्या कहता है, थॉर्नडाइक कहता है कि बच्चा तब अनुक्रिया देता है, थॉर्नडाइक कहता है कि बच्चा तब अनुक्रिया देता है जब उसको कोई स्टिमुलस मिलता है। जब उसको कोई स्टिमुलस नहीं मिलता तो बच्चा अनुक्रिया ही नहीं देता, ठीक है। थॉर्नडाइक क्या कहता है, थॉर्नडाइक कहता है बच्चा जब अनुक्रिया देता है, जब उसको कोई स्टिमुलस मिलता है, यदि उसको कोई स्टिमुलस ना मिले तो वो अनुक्रिया नहीं देता। मतलब आपको कोई उद्दीपक नहीं दिख रहा है ना, तो आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे। बिल्कुल सही है, आपको दिख रहा है एसिड के फॉर्म आने वाले हैं, तभी तो आपका रिस्पॉन्स बढ़ता जा रहा है पढ़ने के लिए। यदि आपके सामने फॉर्म ही नहीं होंगे तो आप पढ़ोगे ही नहीं है। तो कहने का मतलब थॉर्नडाइक क्या कहता है भाई, जब आपको उद्दीपक आपकी आंखों के सामने दिखता है तभी आप क्या करते हो, रिस्पॉन्स करते हो। तो ये कह रहा है कि जो ये बिल्ली है ना, इस बिल्ली को ना ये मांस का टुकड़ा दिख रहा है। इस बिल्ली को क्या दिख रहा है भाई, ये मछली के मांस का टुकड़ा दिख रहा है। और जब इस बिल्ली को मछली के मांस का टुकड़ा दिख रहा है तो ये बिल्ली क्या कर रही है, बार बार उछल रही है। ध्यान से सुनना, अब एक एक थ्योरी, एक एक शब्द जो इसके टाइटल में है वो आपको क्लियर होएगा कैसे आया। ये बिल्ली है ना, ध्यान से सुनना, इसने इसको देखा मांस के टुकड़े को। अब इस बिल्ली को ये नहीं पता था कि दरवाजा कैसे खुलेगा, लेकिन ये बिल्ली तो बेचारी जंप कर रही है, बार बार जंप कर रही है, उछल रही है, गिर रही है, उछल रही है, गिर रही है, उछल रही है, गिर रही है। अब होता क्या भैया, बिल्ली बार बार उछल रही है, गिर रही है, उछल रही है, गिर रही है। अब होता क्या है, जब बिल्ली बार बार जंप कर रही है तो कहने का मतलब ये प्रयत्न कर रही है, ठीक है। ये प्रयत्न करके त्रुटि कर रही है कि मैंने कहां जंप किया था, मतलब भूल कर रही है। फिर ये बार बार जंप कर रही है, एक बार इसका पैर लग जाता है, मतलब जहां से दरवाजा खुलना होता उस पे, और जब पैर लगता है इसको मछली का टुकड़ा मिल जाता है। फिर इसने संबंध बना लिया, इसने अपने दिमाग में संबंध बना लिया कि इसने अपने दिमाग में संबंध बना लिया। क्या संबंध बना लिया इसने अपने दिमाग में, कि भाई जब मैंने यहां पैर लगेगा तो दरवाजा खुलेगा, यहां पैर लगेगा तो क्या होगा, दरवाजा खुलेगा। और जब इसने संबंध बना लिया तो इस संबंध को कहा गया संबंधवाद का सिद्धांत। एक बॉन्ड फिक्स हो गया, ठीक है, एक बॉन्ड। तो बेटा मैंने भी तो यही बताया कि 1898 में एनिमल्स पर प्रयोग किया, तो बिल्ली इज आल्सो एनिमल, तो यही तो बोला मैंने, बिल्ली पर प्रयोग किया। 1898 में एनिमल बिल्ली पर प्रयोग किया, और फिर एजुकेशन में जो ये थ्योरी इसने कंप्लीट करके दिखाई, ये 1913 में करके दिखाई, ठीक है। तो इसकी थीसिस ही एनिमल इंटेलिजेंस के ऊपर थी ना, ठीक है ना, एनिमल इंटेलिजेंस के ऊपर थीसिस लिखी थी। तो होता क्या है, तो बिल्ली ने बार बार जंप किया, फाइनली बिल्ली ने समझ लिया। तो कहने का मतलब बिल्ली का संबंध बन गया, बिल्ली का संयोजन बन गया, उद्दीपक मिल गया, स्टिमुलस दे दिया, संबंध हो गया, बॉन्ड हो गया, आवृत्ति मतलब बार बार बिल्ली उस प्रक्रिया को दोहरा रही है। तो इसीलिए ये सारे के सारे जो मैंने नाम लिखे हैं, तो ये सारे नाम इसलिए क्या हो जाते हैं भाई, वेरीफाइड हो जाते हैं। ये नाम क्यों है, ये नाम क्यों है, ये नाम क्यों है, ये नाम क्यों है, तो ये सारे के सारे नाम इसीलिए इस बिल्ली के सिद्धांत के हो जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें मतलब नहीं है कि बिल्ली का सिद्धांत क्या था, हमें मतलब नहीं है कि बिल्ली से थॉर्नडाइक, हमारा मतलब क्या है कि इस थ्योरी से थॉर्नडाइक क्या सिखाना चाहता है। हम सिर्फ ये, हमारे एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू है, इस सिद्धांत से थॉर्नडाइक क्या सिखाना चाहता है। मतलब हमारे लिए इस थ्योरी के जो एजुकेशन के महत्व हैं, मतलब जो शिक्षा में महत्व है, जो एजुकेशन में इंपॉर्टेंस है इस सिद्धांत के, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। क्यों है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, आप खुद समझदार हैं। एजुकेशन में मतलब बिल्ली का क्या रोल है, सोचो बिल्ली का क्या रोल है, बिल्ली का कोई रोल थोड़ी ना है, रोल है उसने क्या सीखा, आप खुद देखो, वो बार बार जंप कर रही है। तो थॉर्नडाइक क्या समझाना चाहता है,
थॉर्नडाइक ये समझाना चाहता है कि जैसे बिल्ली ने बार बार जंप किया, फाइनली बिल्ली सीख गई, तो उसी तरीके से, जिस तरीके से बिल्ली ने जंप किया और बिल्ली सीख गई, तो उसी तरीके से आप लोग, फर्स्ट टाइम इतना क्लियर हुआ, थैंक यू दिव्या, जिस तरीके से बिल्ली ने जंप किया, बिल्ली सीख गई, तो उस तरीके से आप भी तो सीख सकते हो। आप क्यों नहीं सीख सकते? कहने का मतलब बिल्ली बार बार प्रयत्न कर रही है, वो भूल रही है, तो थॉर्नडाइक यही कहता है कि बच्चे क्या करते हैं, बार बार प्रयत्न करते हैं, बार बार गलती करते हैं, फिर सीख जाते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा कि बार बार प्रयत्न करने पर, अभ्यास करने पर, भूल करने पर, गलतियां करने पर किस साइकोलॉजिस्ट ने महत्व दिया है? तो किसने दिया है भाई? थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में सीधा, निरंतर प्रयास पर, निरंतर मतलब कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स, कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स, वो करत करत अभ्यास, जड़मती सुजान, रसरी आवत जावत, सिल पर पड़त निशान। ठीक है, तो ये जो निरंतर, जो एक कॉन्टिन्यूसली थ्योरी है, तो इस कॉन्टिन्यूस थ्योरी पर किसने बल दिया है? तो बच्चे इस कॉन्टिन्यूस थ्योरी पर भी जो बल दिया है वो किसने दिया है? वो थॉर्नडाइक ने दिया, क्योंकि थॉर्नडाइक क्या है? कॉन्टिन्यूसली सिखाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना, कैसे कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे। निराशा में आशा, निराशा में आशा मतलब पेसिमिस्टिक के अंदर ऑप्टिमिज्म, पेसिमिस्टिक के अंदर ऑप्टिमिज्म, ये क्वेश्चन सुना था, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी के अंदर। निराशा में आशा किस सिद्धांत की देन है? तो निराशा में आशा मतलब पेसिमिस्टिक के अंदर ऑप्टिमिस्टिक, इसी सिद्धांत में। क्यों? क्योंकि बिल्ली निराश होगी, वो बार बार जंप करिए, बेचारी का दरवाजा ही नहीं खुल रहा, बिल्ली निराश होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्ली को आशा किरण दिख रही थी, मैं जंप करूंगी करूंगी करूंगी, फाइनली मेरे को दरवाजा खुलेगा। तो निराशा में आशा ये भी बिल्ली के सिद्धांत की ही देन है। ठीक है, ये भी बिल्ली के सिद्धांत की ही देन है। मीन्स ये हमेशा स्टिमुलस को महत्व देते हैं कि स्टिमुलस दिखाएगा, क्योंकि ये थॉर्नडाइक क्या कहता है, भाई तुम अपने बच्चों को कह दो बेटा मैं तुझे ये दूंगा, बच्चा फटाफट से पढ़ लेगा। तो कहने का मतलब स्टिमुलस को महत्व देते हैं कौन भाई? थॉर्नडाइक। स्टिमुलस को महत्व देते हैं कौन? थॉर्नडाइक जो है स्टिमुलस को महत्व देते हैं। मीन्स छोटे बच्चों के लिए, पता है आपको, अधिगम में जो छोटे बच्चे लिखते हैं, बार बार इरेज करते हैं, तो छोटे बच्चों के लिए अनु वो ध्यान नहीं, रियाज एक्चुअली ये सेशन किसी और ने लगाया था ना, तो इसीलिए चैट ओपन रही है। मैं लगाती हूँ तो चैट हमेशा प्राइवेट रहती है, और चैट प्राइवेट ही रहा करेगी, क्योंकि इससे मैं चाहती हूँ जब मैं पढ़ाऊं तो किसी बच्चे का ध्यान किसी में डाइवर्ट ना हो। तो लेकिन आज ये सेशन किसी और ने लगाया था, 9 बजे, मैं थी नहीं घर पे, और तो किसी और से लगवाया था, तो उन्होंने चैट ऑल कर दी। आगे से प्राइवेट ही रहेगी, टेंशन ना लो। मैं खुद मानती हूँ कि पेड कोर्स में किसी भी टाइप का विघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, एक दूसरे की चैट दिखने को भी ना मिले तुम्हें। हाँ, तो ध्यान रखना। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, छोटे बच्चों के लिए अधिगम का कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? अभ्यास एवं प्रयत्न पर किसने बल दिया है? मतलब इस तरीके से थॉर्नडाइक की थ्योरी में कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सा एफर्ट्स नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब इसकी जो मेन क्वेश्चन है जहां से आते हैं, थॉर्नडाइक ने कहा है कि मेरे सिद्धांत के साथ साथ तुम 3 नियम है मेरे, 3 रूल हैं, आपको वो भी फॉलो करने पड़ेंगे। यदि आप 3 नियमों को फॉलो नहीं करते हो, आप 3 नियमों को फॉलो नहीं करते हो, तो कहने का मतलब थॉर्नडाइक क्या कहता है, यदि आप ये 3 नियम फॉलो नहीं करोगे तो मेरी थ्योरी का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, यदि आप 3 नियम फॉलो नहीं करोगे तो मेरे सिद्धांत का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। तो वो 3 नियम कौन कौन से हैं? सबसे पहले तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, सबसे पहले क्या है भाई? तत्परता का नियम, जिसको हमने बोला है लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, तत्परता का नियम वेरी फर्स्ट। सेकंड है अभ्यास का नियम। सेकंड क्या है? अभ्यास का नियम, यू ऑल नो, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, थर्ड है प्रभाव का नियम, जिसको हमने बोला है लॉ ऑफ अफेक्ट। मीन्स थॉर्नडाइक कहता है कि मेरा सिद्धांत, देखो थॉर्नडाइक के सिद्धांत में कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी, अदरवाइज में बहुत डीप तरीके से तुम्हें बताती जैसे बाकी और सिद्धांत समझाने वाली हूं। इसमें सिंपल सा है, एक बिल्ली अभ्यास कर रही है, प्रयत्न कर रहा है, थॉर्नडाइक कह रहा है उसको स्टिमुलस दिख रहा है, तो वो एफर्ट कर रही है, बार बार गलतियां कर रही है, भूल कर रही है, फाइनली संबंध बना लिया, फाइनली बिल्ली ने सीख लिया। बस इतनी सी राम कहानी है। और हमें बिल्ली के सीखने से, उछलने से, कूदने से कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब उस थ्योरी को तुम्हें बताने से क्या है कि इस थ्योरी में बिल्ली क्या क्या कर रही है, भाई बालक भी वही करेंगे। बस बालक भी अभ्यास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, त्रुटियां करेंगे, गलतियां करेंगे, बच्चे भी सीखेंगे, बिल्ली भी सीख रही है। सारी राम कहानी इतनी सी, और कोई राम कहानी नहीं है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादा। अब इसके 3 मुख्य नियम है, ध्यान रखना, ये इसके प्राइमरी लॉ हैं, ध्यान रखना। प्राइमरी लॉ वो थ्योरी है जो हमने पढ़ी, वो इसका सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंदर 3 नियम है। कितने नियम है भाई? 3 नियम है। इन नियमों को क्या बोला है? मुख्य नियम। इन नियमों को क्या बोला है? तीनों को
मुख्य नियम बोला है, मतलब मेजर लॉ बोला है, मुख्य नियम बोले हैं, ठीक है। ज्योति बहुत टाइम है और ये चीजें मैं यूट्यूब पर बताती रहती हूँ, लास्ट में बताऊंगी, पहले पॉइंट पे फोकस करें। बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सिलेबस बहुत जल्दी करवाने वालों में से हूं, आपको पढ़ना है, ठीक है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक क्या कहता है कि आप जब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप पढ़ने के लिए तत्पर ना हो। आप जब तक तत्पर मीन्स रेडीनेस। इफ यू आर नॉट रेडी फॉर द क्लासेस, हाउ कैन आई गिव यू द क्लासेस, है ना। यदि आप रेडी ही नहीं है तो मैं आपको क्लास कैसे दे सकती हूँ। बहुत सारे बच्चे शाम की प्रॉब्लम हो रही है तो कैसे दे सकती हूँ। मुझे पता है नाइट की भी होती है, बट आई नो सर्दियों के दिन में सबके काम जल्दी खत्म होते हैं। मेरे को पता है, मैं भी हाउस वाइफ हूँ, और विंटर्स और समर में बहुत फर्क होता है। आजकल 6 बजे अंधेरा हो जाता है, 8:30 तक लोग मोस्टली फ्री हो जाएंगे आगे आगे, तो इसीलिए मैंने सोच समझ के टाइम रखा है। मैं सबकी सोचती हूँ, और यूं कहीं ना कहीं एक आधे को तो प्रॉब्लम रहती है, और वो तो रिकॉर्ड है, कभी भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेडी, आप रेडी ही नहीं है तो हाउ कैन आई टीच यू। तो तत्परता का नियम क्या कहता है, जैसे इसका क्वेश्चन किस किस तरीके से आएंगे कि थॉर्नडाइक कहता है जब तक आपका बच्चा रेडी नहीं है ना कुछ सीखने को, कुछ पढ़ने को, तो आप उसको नहीं सिखा सकते, आप उसको नहीं पढ़ा सकते। बट माय डियर, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि आपका बच्चा रेडी नहीं है तो आप नहीं पढ़ा सकते। क्वेश्चन कैसे आता है इसका, पिछली से पिछली बार क्वेश्चन था एग्जाम में, क्या था कि एक घोड़ा है, एक घोड़े का मालिक है, वो उस घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले जाता है, ठीक है। एक घोड़े का मालिक है, वो उस घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले जाता है। जब वो उस घोड़े को पानी पिलाने के लिए ले जाता है तो बार बार से वो घोड़ा पानी की तरफ मुंह करता है, मुंह वापस उठा लेता है। मालिक कहता पी पानी, ना पिटेगा तू। वो पानी की तरफ मुंह करता है, मुंह वापस ले लेता है। तो वो घोड़ा किस नियम से प्रभावित है, तो वो घोड़ा किस नियम से प्रभावित है, तो भाई वो घोड़ा थॉर्नडाइक के नियम से प्रभावित है। और थॉर्नडाइक के किस नियम से प्रभावित है, लॉ ऑफ रेडीनेस। क्योंकि वो रेडी ही नहीं है तो आप जबरदस्ती उस घोड़े को कैसे पानी पिला दोगे, ठीक है। तो कोई बच्चा पढ़ने को तैयार ही नहीं है तो जबरदस्ती कैसे पिलाओगे, कैसे पढ़ाओगे। तो थॉर्नडाइक कहता है आपका किसी भी चीज के लिए रेडी होना बहुत जरूरी है। आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो आप रेडी ही नहीं हो तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे। आप ऑनलाइन में उतरे, आपका मन ही नहीं था तो आप कैसे उतरोगे, ठीक है। तो चीजें मैटर करती हैं। फिर है अभ्यास का नियम। सबको पता है भाई अभ्यास, अभ्यास से तो पत्थर में भी निशान पड़ जाते हैं। करत करत अभ्यास जेड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर परत निशान, ठीक है। कौन से बच्चों के लिए सिद्धांत उपयोगी, बेटा छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। वैसे तो आप कोई भी नया कौशल सीखते हो अभ्यास से सीखोगे। सुनो, आप संगीत सीखना चाहते हो, आप म्यूजिक सीखना चाहते हो तो भी आप अभ्यास से सीखोगे। लेकिन बेसिकली छोटे बच्चे, बड़े बच्चे तो सूझबूझ के सिद्धांत से भी सीख लेते हैं। तो छोटे बच्चों ही ऑप्शन में मिलेगा, ये नहीं कहेगा कि वो छोटे बच्चे कौन से। यदि पूछे तो प्राथमिक स्तर तक है, 1 से 5वीं, ठीक है। वैसे तो कोई भी नया स्किल है, क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ जाएगा, कोई नया कौशल आप सीखना चाहते हो, कोई नया स्किल आप सीखना चाहते हो, जैसे डांस है, म्यूजिक है, तो वो भी तो अभ्यास से सीखेंगे। तो कोई नया स्किल भी आप थॉर्नडाइक की थ्योरी से सीख सकते हैं। अब देखिए अभ्यास का नियम, अभ्यास क्या होता है, अभ्यास सबको पता है तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर है लॉ ऑफ अफेक्ट, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या है, थॉर्नडाइक कहता है कि हर स्थिति बच्चे को प्रभावित करती है, हर स्थिति बच्चे को प्रभावित करती है, प्रभाव से ही उसको सुख दुख मिलते हैं। कहने का मतलब हमारे साथ कुछ गलत होता जा रहा है तो हम प्रभावित होते रहते हैं, यार गलती हो रहा है, गलती हो रहा है, तो हम दुखी ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो हम खुश रहते हैं, यार ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। और हम जिंदगी में, आप देखो, आप कुछ चीज की शुरुआत करते हो, आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, फिर अच्छा मिल रहा है, फिर अच्छा मिल रहा है, एंड यू आर गोइंग टू बी हैप्पी, यार अच्छा 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 हो रहा है, और आप प्रभावित होते रहते हो और आगे आगे बढ़ते रहते हो, ठीक है। आपके साथ कुछ गलत गलत होता रहे, आपको यार ये भी बेकार, ये भी बेकार, ये भी बेकार, ये सब कुछ बेकार बेकार हो रहा है, तो आप दुखी हो जाते हो। तो कहने का अभिप्राय मेरा, आप समझ गए ना, लॉ ऑफ अफेक्ट। मतलब इसका एक क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन था इसका एग्जाम में जो आया था, एग्जाम में आया था सफलता से ही सफलता आती है, सफलता से ही सफलता आती है। तो ये थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। अब ध्यान से देखिए, अब कई बच्चों को लगता है सफलता तो अभ्यास से आती है, सफलता तो अभ्यास से आती है, लेकिन मैंने तो ये कहा है सफलता से सफलता आती है, ठीक है। तो सफलता से सफलता आती है, तो ये थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है, तो ये थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है भाई, प्रभाव के नियम पर, ठीक है। तो ये थॉर्नडाइक के क्या है, मुख्य नियम। ये थॉर्नडाइक के क्या है, मुख्य नियम। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाता है, निम्न में से थॉर्नडाइक का मुख्य नियम कौन सा नहीं है। तो आपको 3 ऑप्शन ये गिवन होंगे, चौथा ऑप्शन कुछ है, समीपता का नियम, वो गेस्टाल्ट थ्योरी में आता है, इसमें थोड़ी ना आता है। तो मतलब ऐसे करके आपको ऑप्शंस गिवन होंगे, एंड यू जस्ट फाइंड आउट, या थॉर्नडाइक के ही सेकेंडरी नियम्स है, या थॉर्नडाइक के ही सेकेंडरी नियम्स हैं, उन सेकेंडरी नियम्स को मुख्य नियम के साथ जोड़ देगा वो। थॉर्नडाइक के ही सेकेंडरी नियम्स हैं और कई बार वो सेकेंडरी नियम्स को ही मुख्य नियम्स के साथ जोड़ देता है,
और जब वो सेकेंडरी रूल्स को मुख्य रूल्स के साथ जोड़ देता है तो वहां पर भी पंगे खड़े कर देता है। वहां पर आपको लगे ये भी थॉर्नडाइक का, ये भी थॉर्नडाइक का, बट दिमाग में रखना है ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है। तो मुख्य नियम 3 ही हैं, ठीक है, थ्योरी, ट्रायल एंड एरर, मुख्य नियम, ये 3। समझ आ रही है ना क्लास? अब चलते हैं थॉर्नडाइक के सेकेंडरी नियम्स पे। थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम्स के साथ साथ कुछ सेकेंडरी लॉज भी दिए हैं। सेकेंडरी नियम, या जिसको आप बोलते हैं द्वितीयक, या जिसको आप बोलते हैं गौण नियम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। आजकल तो बल्कि यही पूछा जा रहा है, पहले मुख्य नियम पूछे जा रहे थे, बट आजकल ये वाला पूछा जा रहा है, ठीक है। थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम के साथ साथ, उधर दिख रहा है ना बोर्ड? दिख रहा है ना पूरा बोर्ड? एक मिनट, थॉर्नडाइक के सेकेंडरी लॉज, मुख्य नियम के साथ साथ थॉर्नडाइक के सेकेंडरी लॉज भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा, थॉर्नडाइक ने गौण नियम कितने दिए हैं? तो थॉर्नडाइक ने गौण मतलब सेकेंडरी, गौण नियम कितने दिए हैं? सबसे पहले तो ये याद रखना, थॉर्नडाइक के जो गौण नियम है वो कितने हैं? 5। थॉर्नडाइक के गौण नियम कितने हैं? 5। सबसे पहला नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। सबसे पहला नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टी रिस्पॉन्स थ्योरी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मल्टी रिस्पॉन्स थ्योरी। थॉर्नडाइक का बहुप्रतिक्रिया का नियम, जिसको बोलते हैं मल्टी रिस्पॉन्स थ्योरी। सुख और दुख का नियम किसका नाम है? कैसे बताना, भूल गई मैं। जो प्रभाव का नियम है, ये मैं क्वेश्चन में पूछती लास्ट में, जो प्रभाव का नियम है उसको सुख और दुख का नियम भी कहा जाता है। इसको संतोष एवं असंतोष का नियम भी कहा जाता है। ध्यान रखना, प्रभाव का जो नियम है उसको सुख और दुख का नियम, संतोष एवं असंतोष का नियम भी कहा जाता है। क्योंकि देखो, आपको कि लाइफ में कुछ अच्छा अच्छा होता है, आप सुखी हो जाते हो, संतोष रहता है, कुछ गलत गलत होता है तो बेकार लगता है, असंतोष हो जाता है। तो आपको पता है सुख अच्छा अच्छा हो रहा है, सफलता, प्रभाव हो रहा है हमें, ठीक है। तो प्रभाव के नियम, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया था कि किस नियम को सुख और दुख का नियम कहा जाता है, किस नियम को संतोष एवं असंतोष, सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन लॉ किसको कहा जाता है? द लॉ ऑफ अफेक्ट। ये ऑप्शन में ना हो तो आप कह दो किसके नियम को कहा जाता है? भाई थॉर्नडाइक के नियम को कहा जाता है, ठीक है। अब सेकेंडरी लॉ में सबसे पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, जिसको हम बोलते हैं मल्टी रिस्पॉन्स थ्योरी। बहुप्रतिक्रिया, किसी भी रूल को रटना नहीं है। साइकोलॉजी देखो मुश्किल नहीं है, मतलब बहुत सारे लोगों को फोबिया होता है कि साइकोलॉजी बहुत मुश्किल है, मतलब आसान भी नहीं है। ढंग से हर एक चीज को आप समझोगे, गुड नाइट बेटा, हर एक चीज को आप समझोगे तो इट्स नॉट इजी और इट्स नॉट डिफिकल्ट। सिर्फ आपको ना चीजों को समझने की जरूरत है, सिर्फ चीजों को यकीन मानिए समझने की जरूरत है। और मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूं कि आपने यदि कोर्स लिया है तो चिंता मुझ पे छोड़ दो, मतलब ओवर डिपेंडेंट नहीं होना। ओवर डिपेंडेंट का मतलब खुद से कुछ एफर्ट ही मत करो, खुद से इसको पढ़ो ही मत 4 बार, वो गलती आप मत करना। लेकिन कंटेंट की तरफ से निश्चित रहो, मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि आपके पेपर में बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो उस चीज को लेकर आप चिंतित में मत रहना, कोई किताब विताब के चक्कर में। पूरा इतना कंटेंट दूंगी आपको, और अपने आप में मेरा जो कंटेंट होगा वो एक एक लाइन अपने आप में एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस ही हैं। आप मेरी कॉपी को घोट के पी जाना बहुत है बस, ठीक है, जो पढ़ाऊंगी तुम्हें। तो बहुप्रतिक्रिया का नियम समझ गए ना, मल्टी रिस्पॉन्स। बहुप्रतिक्रिया मतलब मल्टी, आप बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? रिस्पॉन्स कर रहे हो। मीन्स थॉर्नडाइक क्या कहता है कि आप अधिगम सिखाना चाहते हो तो मल्टी रिस्पॉन्स करो। मतलब कहने का मतलब आपने एक चीज को पढ़ लिया, एग्जैक्टली आई वांट टू से यू द सेम थिंग, कि आपने मेरी क्लास को पढ़ लिया। कई बच्चे क्या सोचते हैं लाइव देखने के बाद, मैं क्यों देखूं दोबारा? हाँ, आपको बहुत अच्छी समझ में आ रही है, आपने नोट डाउन भी कर ली है और आपके पास नोट्स भी हैं, तो आपने नोट्स में से दोहरा ली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कहीं भी कंटेंट थोड़ा सा याद नहीं है ना, कहीं भी कंटेंट थोड़ा सा याद नहीं है, तो क्लास को दोबारा देख लो। अगली 8:30 बजे जब अगली क्लास आएगी उससे पहले सुबह सुबह दिन में एक बार सुबह से उठ के और देख लो, क्लास तुम्हें पक्की याद हो जाएगी। तुम्हें दोबारा चक्करबाजी में नहीं पड़ोगे कि क्वेश्चन याद होते रहेंगे। तो बहु प्रतिक्रिया देना बहुत जरूरी है। सीखी गई प्रक्रिया को बार बार बल देना बहुत जरूरी है, रीइंफोर्स करना बहुत जरूरी है। रीइंफोर्समेंट भी पढ़ेंगे, स्किनर का है, बट यहाँ पर इतना ध्यान रखना। सेकेंड है मानसिक विन्यास या मानसिक मनोवृत्ति का नियम। मानसिक विकास या मानसिक मनोवृत्ति, मेंटल
एटीट्यूड। ठीक है, मानसिक विन्यास या मानसिक मनोवृत्ति का नियम। तो मानसिक विन्यास या मानसिक मनोवृत्ति का नियम का मतलब होता है बेटा मेंटल एटीट्यूड। थॉर्नडाइक कहता है किसी भी चीज को सीखने के लिए आपका मेंटली प्रिपेयर होना, वही जुड़ता है, मतलब कहीं ना कहीं तत्परता के अंदर से ही तो आ गया ये पॉइंट। ठीक है, आपका मेंटल एटीट्यूड चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है, आप मेंटली चीजों को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, तो आप बेटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। मतलब मेंटली कहते हैं ना, एक स्वस्थ एक पुराना सिद्धांत है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। बट आजकल दुनिया में इतना डिप्रेशन हो रहा है, मतलब दिमाग सही होना चाहिए भैया, शरीर अपने आप सही है। आपका दिमाग भेजा सही है ना, तो शरीर अपने आप सही है। आजकल का जमाना पलट गया, पहले शरीर सही होना चाहिए था, दिमाग सही होता था, बट आजकल मुझे लगता है दिमाग सही रहेगा तो शरीर अपने आप सही रहेगा। आजकल लोगों के दिमाग में बहुत हलचल चलती रहती है। ठीक है, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। तीसरा कौन सा है भाई? आंशिक क्रिया का नियम, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल एक्टिविटी रूल। ठीक है, पार्शियल PARTIAL, आंशिक क्रिया का नियम, पार्शिक एक्टिविटी का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या है? आंशिक का मतलब होता है पार्ट, जैसे ये चीज पूरी है। अपोजिट है गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्ट क्या कहते हैं? गेस्टाल्ट कहते हैं पूरे को में से टुकड़े करो। ठीक है, बट आपका थॉर्नडाइक क्या कह रहा है? छोटे छोटे भागों में करके पढ़ाओ बच्चों को। ठीक है, छोटे छोटे भागों में करके पढ़ाओ। आंशिक मतलब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाओ बच्चों को, टुकड़ों में पढ़ाओ। गेस्टाल्ट क्या कहते हैं? एट द होल पढ़ाओ, पूरी चीज पढ़ाओ फिर टुकड़े करो। ये कहता है नहीं, छोटी छोटी चीजों को जोड़ के तुम पढ़ाओ। तो आंशिक क्रिया मतलब बच्चे के साथ थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, तो इसको बोलते हैं पार्शियल एक्टिविटी का नियम। इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल एक्टिविटी का नियम। ठीक है भाई, चौथा नंबर है आत्मीकरण, जिसको क्या बोलते हैं? असिमिलेशन। आत्मीकरण का नियम, नियम सबके पीछे लिखा होगा, मैंने शॉर्टकट डाल दिया। आत्मीकरण का नियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? असिमिलेशन का नियम। इसका मतलब इसमें थॉर्नडाइक क्या कहता है? असिमिलेट होता है किसी भी चीज को ग्रहण करना। अब ध्यान से सुनना, ये मत सोचना असिमिलेशन टर्म तो प्याजे की थी, थॉर्नडाइक में कहां से आ गई। एक बात के ऊपर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आत्मीकरण असिमिलेशन जो शब्द है वो किसकी देन है भाई? वो थॉर्नडाइक की देन है। ठीक है, वो सॉरी मतलब आत्मीकरण के ऊपर डिटेल में बात प्याजे ने की है, बट यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आत्मीकरण का नियम का मतलब क्या है। ये भी कहता है चीजों को असिमिलेट करो, चीजों को ग्रहण करो, उनका मतलब समझो, उनको पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट है साहचर्य का नियम। साहचर्य, एसोसिएशन का नियम। मीन्स ये क्या कहता है? आप चीजों को एसोसिएट करो। ठीक है, आप चीजों को क्या करो? एसोसिएट करो, साहचर्य करो, चीजों को एसोसिएट करो, चीजों को साहचर्य करो। ठीक है, चीजों को क्या करो? एसोसिएशन करो। एसोसिएट का मतलब होता है एक चीज को दूसरी चीज से जोड़कर पढ़ो, तो वो चीज क्या है? साहचर्य का नियम। सबके कमेंट्स में देख रही हूं, लास्ट में रिप्लाई करूंगी, पढ़ाई के बीच में नहीं, क्योंकि फिर पढ़ाई का फ्लो खराब हो जाता है। पढ़ाई के बीच में सिर्फ वही क्वेश्चन जो इस क्लास से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो साहचर्य का नियम आपको क्या याद रखना है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में यही चीजें जो हमें पढ़नी है। क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको थॉर्नडाइक के सिद्धांत, थॉर्नडाइक द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, 1898 में थॉर्नडाइक ने एनिमल इंटेलिजेंस के ऊपर अपनी पीएचडी में थीसिस लिखी थी, जिसमें उसने एनिमल्स के ऊपर एफर्ट्स किए थे, लर्निंग के सिद्धांतों के प्रयोग किए थे। ठीक है, क्यों करे भाई? कुत्ते बिल्ली चूहों पर। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है, इंसान पर एफर्ट्स करते, इंसान की गलती हो जाती तो मतलब इंसान बेइज्जती हो जाती, तो कुत्ते बिल्लियों पर तो कोई पता भी नहीं चलना था। मतलब वो ये दिखाना चाहते थे कि जानवर सीख लेंगे तो इंसान क्यों नहीं सीख सकते। मतलब कुल मिला के बात ये है। ठीक है, फिर उसने क्या किया भाई? 1913 में अपना प्रयोग कर दिया बिल्ली के ऊपर। फिर बिल्ली, वो सारे नाम आपको मैंने बता दिया। संबंधवाद क्यों पढ़ा, संयोजनवाद क्यों पढ़ा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। इस सिद्धांत को SR थ्योरी भी कहते हैं। ध्यान रखना, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम SR थ्योरी कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना है थॉर्नडाइक के 3 नियम। ठीक है, थॉर्नडाइक के 3 नियम, 3 नियम बोले तो अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। आफ्टर दैट यू जस्ट रिमेंबर क्या कि थॉर्नडाइक ने 5 गौण नियम, सेकेंडरी रूल्स भी दिए थे। कौन कौन से दिए थे? ठीक है, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और साहचर्य का नियम। ठीक है, मल्टीपर्पज रिस्पॉन्स थ्योरी, मल्टी रिस्पॉन्स थ्योरी, मेंटल एटीट्यूड थ्योरी एंड पार्शियल और एसिमिलेशन और एसोसिएशन। तो ये था भाई थॉर्नडाइक का नियम। और थॉर्नडाइक का नियम क्या?
हाँ, आत्मीकरण वाले को सिमिलरिटी भी बोला था इसने एक बार। भाई आप आत्मीकरण कर लो या चीजों को समझ लो, चीजों को समान तरीके से समझ लो, वो चीज भी इसने बोली है। वैसिमुलेट कर लो या सिमिलरिटी कर लो, एक तरह से ग्रहण करना समानता के साथ चीजों को, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है किसका है भाई? थॉर्नडाइक का। उपयोगी क्या है? बस अनुभव से लाभ उठाना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा था एक बार एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंसेस के ऊपर आप लाभ उठा रहे हो तो किस सिद्धांत का है? तो अनुभव से लाभ उठाना, निरंतर एफर्ट करना, यू कैन से, ठीक है, अनुभव से लाभ उठाना, निरंतर एफर्ट करना। एक मिनट, समानता का सिद्धांत इसमें कहां आएगा? नहीं, समानता का जो नियम है वो तो उस थ्योरी में आएगा, आगे जो हम पढ़ेंगे गेस्टाल्ट थ्योरी में, समझाऊंगी कैसे। समानता का नियम इसमें नहीं आएगा, सॉरी भाई, यहाँ असिमुलेशन ही आएगा। समानता का नियम गेस्टाल्ट थ्योरी में आएगा। क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि थॉर्नडाइक का कौन सा नियम नहीं है, तो ऑप्शन में डालता था समानता का नियम है। दिस इज द आंसर कि ये वाला नियम थॉर्नडाइक का नहीं है, क्योंकि गेस्टाल्ट वादियों का है। बताऊंगी कैसे है जब गेस्टाल्ट थ्योरी करेंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ भाई थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट सिद्धांत को। क्लियर हुआ भाई थॉर्नडाइक का सिद्धांत? फटाफट बताओ, अगले सिद्धांत को पढ़ते हैं। चले आगे। चलते हैं भाई आगे। अगला सिद्धांत है, लो खुश हो जाओ तुम, पहले तुम्हें गेस्टाल्ट सिद्धांत भी करवा दो। अपना नेक्स्ट जो थ्योरी है, आगे चलते हैं। दूसरा सिद्धांत है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। आई विल चेक प्रभा। अरे नोट्स में ये क्वेश्चन है, वो बच्चे ने अलग ढंग से नोट्स किया होगा। मैंने नोट्स में एक क्वेश्चन लिखवाया था कि 2014 में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से थॉर्नडाइक का नियम कौन सा नहीं? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम। तो आंसर टिक करवा रखा समानता का नियम। थोड़ा प्लीज, हाँ, चौथे नंबर पे लिखा हुआ है समानता का नियम। अरे पिटोगे तुम मेरे से, ये क्वेश्चन लिखवाया था मैंने। कुछ बच्चे एज इट इज कॉपी कर लेते हैं ना। मैंने ये बोला था कि ये क्वेश्चन आया था कि अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, समानता का नियम, कि थॉर्नडाइक का कौन सा नियम नहीं है, तो आंसर टिक करना था समानता का नियम। मैंने ये बोला था, तो उस बच्चे ने वैसे लिख दिया होगा और आपने उसको चौथा नियम समझ लिया। ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां ना करें। जो मैं तुम्हें यहाँ खड़ी होकर पढ़ा रही हूँ ना, मतलब मुझे पता है मैं कितनी बार कंफर्मेशन करती हूँ, फिर तुम्हें यहाँ देती हूँ, सो डोंट वरी, ठीक है। फोकस ऑन व्हाट आई टीच यू। हाँ, गलती मेरे से भी हो सकती है और मैं होगी तो मैं एक्सेप्ट करके बता दूंगी। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट सिद्धांत। या इस सिद्धांत को बोलते हैं समग्र आकृति सिद्धांत। एक तो तुम ये इतने इतने नाम ध्यान कर लो, आज तक तुमने एक ही नाम पढ़ा होगा। इस सिद्धांत का नाम है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इस सिद्धांत का नाम है पूर्णाकार सिद्धांत। और इस सिद्धांत का नाम क्या है? पूर्णाकार सिद्धांत। ठीक है भाई, मीन्स इस सिद्धांत के क्या क्या नाम है जरा ध्यान से देखिए। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, समग्र आकृति सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत। क्या क्या नाम है देखिए। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, समग्र आकृति सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत। सारे के सारे नाम इसी सिद्धांत में हैं। ठीक है, मैं चेक कर लूंगी यदि ऐसा कुछ है, देन आई विल डेफिनेटली चेक। ठीक है, हाँ, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, समग्राकृति सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, ये सारे के सारे एक ही सिद्धांत के नाम हैं। ठीक है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इंग्लिश में बोलेंगे इनसाइट थ्योरी, और इनको बोलते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत। और इंग्लिश में इन सब के लिए बोला जाता है गेस्टाल्ट। इन सब के लिए क्या बोला जाता है भाई? गेस्टाल्ट थ्योरी। अब ये समझ लो सबसे पहले गेस्टाल्ट क्या था। 1912 में, 1912 में जर्मनी के अंदर एक संप्रदाय आया था जिस संप्रदाय का नाम था गेस्टाल्ट। ठीक है, 1912 में जर्मनी के अंदर एक संप्रदाय आया था और जिस संप्रदाय का नाम क्या था भाई? गेस्टाल्ट संप्रदाय, जिसका नाम क्या था? गेस्टाल्ट संप्रदाय। अब ये गेस्टाल्ट संप्रदाय में 4 बंदे थे। कौन कौन से? ध्यान से सुनना।
कोहल, इसके जो जनक थे इस संप्रदाय के वो थे मैक्स वर्दिमर। मैक्स वर्दिमर, ठीक है। गेस्टाल्ट संप्रदाय, ठीक है। गेस्टाल्ट संप्रदाय के जो जनक थे वो थे मैक्स वर्दिमर। कौन थे भाई? जनक थे मैक्स वर्दिमर। चार बंदे थे ये, वर्दिमर, कोहलर, कोफ्का और कुर्ट लेविन। ध्यान से सुना। 1912 में जर्मनी में एक स्कूल आया और जिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का नाम था गेस्टाल्टवादी। इन्होंने एक टर्म दी गेस्टाल्ट। सबसे पहले तो एग्जाम में यही पूछा गया था, व्हाट द मीन ऑफ गेस्टाल्ट। इस गेस्टाल्ट शब्द से आप समझते क्या हो? तो गेस्टाल्ट का मतलब होता है एट द होल, ठीक है। गेस्टाल्ट का मतलब होता है एट द होल। एट द होल मीन्स पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा, या हम क्या बोलेंगे? समग्र, ठीक है। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? एट द होल, पूरा का पूरा या समग्र। अब सबसे पहले अपने दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा, भैया ये एट द होल क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये समग्र क्या है? गेस्टाल्टवादी क्या कहते थे? किसी भी चीज को पकड़ो, मतलब ये पेड़ है, मतलब आपको पेड़ की टहनियां बच्चे को सिखानी है, तो गेस्टाल्टवादी कहते पहले आप पूरा का पूरा पेड़ बनाओगे। पहले क्या करोगे भाई? पूरा का पूरा पेड़ बनाओगे। जब पूरा का पूरा पेड़ बना लोगे तो उस पेड़ की टहनियां बच्चों को सिखाओगे। मीन्स ये क्या कहते थे? एट द होल पर बिलीव करते थे कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट बच्चों को दो, फिर उसके पार्ट्स के बारे में समझाओ। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, व्हाट द मीन ऑफ गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट शब्द से क्या समझते हो? तो क्या समझते हो गेस्टाल्ट शब्द से? एट द होल। एट द होल मीन्स पूरा का पूरा, ठीक है। गेस्टाल्ट शब्द का मतलब एट द होल। एट द होल मीन्स पूरा का पूरा। 1912 में जर्मनी में संप्रदाय आया था जिसके 4 पर्सन थे। कौन कौन से? वर्दिमर, कोहलर, कोफ्का, कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन की थ्योरी को डिटेल से पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है क्षत्रियवाद का सिद्धांत, लाइफ स्पैन थ्योरी या लाइफ स्पेस थ्योरी। स्पेस थ्योरी, लाइफ स्पैन थ्योरी, क्षत्रियवाद का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल से पढ़ेंगे। कुर्ट लेविन ने दिया था इसको, ठीक है। कोहलर और कोफा। यदि आपसे पूछा जाए गेस्टाल्ट शब्द के जनक या गेस्टाल्ट संप्रदाय के जनक कौन थे, तो आपको एक ही नाम देना है, मैक्स वर्दिमर। क्या नाम देना है भाई? मैक्स वर्दिमर नाम देना है। लेकिन इस सिद्धांत के जनक आपसे पूछा जाए, इस सिद्धांत के जनक आपसे पूछा जाए तो आपने नाम देना है कोहलर, क्योंकि जो ये चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, जो बंदर पर प्रयोग किया था, ये कोहलर ने किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आई सूझबूझ के सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था, तो आप ध्यान रखोगे कोहलर ने किया था। लेकिन गेस्टाल्ट जो संप्रदाय है उसके जनक आपसे पूछा जाए तो उसके जनक कौन थे भाई? वर्दिमर। मुझे नहीं लगता बेटा मैं हिंदी और इंग्लिश में नहीं बता रही, क्योंकि इनसाइट मैंने बोल दिया गेस्टाल्ट इज अ वर्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। एट द होल इज इंग्लिश वर्ड एंड नेम इज नेम इन हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। तो ये जो चीज है आपको ये बेसिक इसका जो पॉइंट याद रखना है। फिर क्या हुआ था? एक द्वीप था कैनरी, द्वीप का नाम था कैनरी, ठीक है। एक कैनरी द्वीप था। कौन सा द्वीप था भाई? कैनरी द्वीप था। वहां पर कोहलर ने क्या किया था? 1913 से लेके और 1918 तक कुछ प्रयोग करता रहा था, ठीक है। लेकिन आपसे ये पूछा जाए ना कि इनसाइट थ्योरी कब दी, तो आप आंसर 1912 ही करके आएंगे, ठीक है। 1912 ही करके आएंगे, क्योंकि गेस्टाल्ट संप्रदाय के साथ साथ ही इस थ्योरी का मतलब टाइमिंग माना जाता है और बुक्स में भी यही लिखा और यही मतलब राइट माना जाता है, ठीक है। बट मैंने आपको वैसे बता दिया है। ये जो क्या कर रहा था भाई, कोहलर कुछ एफर्ट्स करता रहा था, 1912 से 18 तक एफर्ट्स करता रहा था, और इसने कैनरी द्वीप पर एक प्रयोग किया था। और किस पे किया था? नाम है तेरा सलमान खान, हे सुल्तान, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, ठीक है। इसने किस पे प्रयोग किया था भाई? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। किसने किया था सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग? कोहलर ने किया था, ठीक है। प्रयोग क्या था और उस प्रयोग से सिद्धांत क्या निकला, थ्योरी क्या निकली, शैक्षिक अर्थ क्या निकले, जरा ध्यान से समझिएगा। ये वाला सिद्धांत तो मुझे बनाना आता है बंदर तो क्या हुआ? बंदर बड़ा शाना है, आता नहीं मुझे कुछ घंटा बनाना। तो मैं इतनी नालायक हूं क्या ड्राइंग बनाने में? मैंने सीखा था बंदर बनाना, भूल गई हाय
क्या है, बंदर भी नहीं बना, कोई नहीं, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसने क्या किया भाई, एक पिंजरा ले लिया। केले तो बेखूबी बना लूंगे, अब केले पे तो बेइज्जती नहीं करवाऊंगी बिल्कुल भी। क्या बात, आधा दर्जन केले छाप दिया भैया, कितने खूबसूरत केले। आज तो मेरी ड्राइंग पे शक नहीं कर सकते तुम। केले देखो कितने सुंदर है, खाने का दिल कर रहा देख के। वैसे केले मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। देखिए हाँ, होता क्या है भाई, एक ये अपना सुल्तान है, वन मानुष, चिंपैंजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं वन मानुष, इंग्लिश में यू कैन से चिंपैंजी। सुल्तान होता है ये चिंपैंजी है, ध्यान रखना। बट मैं अपनी सहूलियत के लिए तुम्हें पढ़ाते हुए बंदर बोलूंगी, तो मान लो पेपर में आ जाए सिद्धांत किस पे यूज किया था, ऑप्शन में लिखा मिलेगा बंदर और चिंपैंजी, और तुम कराओगे बंदर, क्योंकि मैडम बोल रही है बार बार बंदर, बट आपको चिंपैंजी करना, मैं पढ़ाने के लिए बंदर बोल रही हूँ, ठीक है। तो भैया ये हमारा प्यारा सा बंदर एक पिंजरे में बंद था। ये क्या सिखाना चाहता है थॉर्नडाइक, ये अपना कोहलर क्या सिखाना चाहता है, इसकी थ्योरी का नाम देखो, अंतर्दृष्टि, इंसाइट, सूझबूझ, दिमाग। ये दिमाग लगवा रहा है, सूझबूझ लगा रहा है, इंसाइट लगा रहा है। बंदर देख रहा है भैया केले टंग रहे, भैया अब केले की हाइट है, बंदर बेचारे से पकड़ी नहीं जा रहे केले, अब बंदर हो रहा दुखी। अब बंदर क्या देखता है, यहाँ पर कुछ बॉक्सेस है, बॉक्सेस तो हमें बहुत सुंदर बनाने आते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हैं बॉक्सेस, ठीक है। अब बंदर बेचारे ने क्या किया, बंदर ने बॉक्स उठाया, बॉक्स के ऊपर खड़ा हुआ, एक बॉक्स पे दूसरा रखा, दूसरे पे तीसरा, तीसरे पे चौथा रखा, और भैया खड़ा हो गया और पहुंच गया केले तक। मतलब बंदर ने केले को प्राप्त कर लिया। सीधी सी बात क्या है कि बंदर ने केले को प्राप्त कर लिया, कहानी खत्म। अब भैया केले और हाइट पे टंगा दिए, कॉलर कहां टिकने वाला था, देख रहा था कि बंदर कितना सीखेगा। कॉलर ने फिर यहां पर बॉक्स की जगह स्टिक डाल दी, छड़ियां, सेम यही अपना बंदर महाशय है, ठीक है। अब स्टिक की जगह छड़ियां लगा दी। अब सेम वही हुआ, बंदर खड़ा हुआ, बंदर ने छड़ी उठाई, थे केले के मारी। छड़ी ऐसी थी जैसे एक के अंदर एक छड़ी डल जाती है, इंटरलॉकिंग वाली छड़ी जिसको बोलते हैं, एक छड़ी में दूसरी छड़ी डलने वाली, इंटरलॉक छड़ी जिसको हम बोलते हैं। तो एक छड़ी में दूसरी, दूसरी में तीसरी, तीसरी में चौथी, बंदर ने सारी छड़ियां एक दूसरे ऊपर डाली, ठा केले तोड़ लिए। अब कोहलर क्या समझा रहा है, कोहलर कहता है मेरे बंदर ने कोई अभ्यास नहीं किया। थॉर्नडाइक तो बकवास करता है कि अभ्यास करने से बच्चे सीखते हैं, ये कहता है कहां मेरे बंदर ने अभ्यास किया, मेरे बंदर ने तो दिमाग लगाया, मेरा बंदर तो नहीं बिल्ली की तरह उछल रहा। ये कहता है मेरे बंदर ने तो बॉक्स उठाया और केले पकड़ लिए भैया। तो मीन्स थॉर्नडाइक क्या कहता है, भैया मेरा बंदर बहुत अच्छा है, मेरे बंदर ने तो केले फटाफट दिमाग लगा के पकड़ लिया। और दिमाग किससे लगाया, ध्यान से समझना। अब इस सिद्धांत का नाम क्या है, पूर्णाकार सिद्धांत। पूर्ण सिचुएशन का, उसने पूरी स्थिति का मतलब जायजा लिया कि मेरे पास बॉक्स पड़े हैं, मेरे पास केले पड़े हैं, भैया मेरे पास क्या क्या पड़े हैं। उसने कह रहा पूरी स्थिति का जायजा ले लिया भाई, और पूरी स्थिति का जायजा क्या कर लिया, ले लिया, और जायजा लेके ये बता दिया कि भैया मैंने ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो मेरे बंदर ने क्या लगाया भाई, सूझबूझ लगाया। तो कोहलर क्या कहता है कि बच्चे किससे सीखते हैं, सूझबूझ से सीखते हैं, जैसे मेरे बंदर ने सीखा। समझ रहे हो। तो क्वेश्चन आपको इस थ्योरी से एग्जाम के लिए जो क्वेश्चंस निकल के आगे, वो क्या निकल के आगे जरा गौर कीजिए। क्वेश्चन आए, सूझबूझ पर सीखने पर किसने बल दिया है। तो ध्यान रखना, मतलब इनसाइट लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है भाई, कोहलर ने दिया है। अब सूझबूझ, छोटे बच्चे तो इतनी दिमाग नहीं लगाते जितना बड़े बच्चे लगाते हैं। तो बड़े बच्चों के लिए अधिगम का उपयोगी, बड़े का मतलब यहाँ 9 से 12 हो जाता है, छोटे का मतलब 1 to 5 हो जाता है, ठीक है। तो बड़े बच्चों के लिए अधिगम का ये सिद्धांत क्या है भाई, बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। बड़े बच्चों, या यूं लिख दे किशोर मतलब जो एडोलसेंस एज होती है। ये भी क्वेश्चन ऐसे भी डाल के दे सकता है, किशोर अवस्था में अधिगम का कौन सा सिद्धांत कामयाब है, किशोर अवस्था में अधिगम का कौन सा सिद्धांत कामयाब है। तो किशोर अवस्था में अधिगम का कौन सा सिद्धांत कामयाब है भाई, सूझबूझ का सिद्धांत, ठीक है। कौन सा सिद्धांत कामयाब है, सूझबूझ का सिद्धांत जो है किशोर अवस्था में क्या है भाई, कामयाब है, ठीक है। क्वेश्चन आए, मानसिक जो एबिलिटीज स्ट्रॉन्ग होती हैं, समस्या समाधान। आपको पता है कोई भी जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, समस्या का आप समाधान करते हो, किसी भी प्रॉब्लम को आप सोल्व करते हो, तो आप खुद बताइए बच्चे, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो सूझबूझ से होती है ना। ऐसा तो नहीं है ना कोई एक्सपीरियंस आपकी प्रॉब्लम सोल्व करता है, ठीक है, एक्सपीरियंस भी एफर्ट करता है, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम सोल्व होती है वो सूझबूझ से होती है। किससे होती है भाई, सूझबूझ से। तो आपको हमेशा क्या करना है, सूझबूझ का प्रयोग करना है।
और सूझबूझ से ही आपकी क्या होती है, प्रॉब्लम्स सोल्व होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो समस्या समाधान में आपको कोई समस्या आ जाती है, जैसे ये विषय होते हैं, जैसे मनोविज्ञान, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, इस मनोविज्ञान को पढ़ने में भी कौन सा सिद्धांत उपयोगी होता है? तो बेटा इस मनोविज्ञान को पढ़ने में भी कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? इनसाइट थ्योरी, जो कि मनोविज्ञान को पढ़ने में क्या लगता है, सूझबूझ लगता है, सूझबूझ। ठीक है, रिसर्च होती है, जो एक्शन रिसर्च जिसको आप बोलते हो, रिसर्च जो अनुसंधान होता है। ठीक है, रिसर्च मतलब अनुसंधान। अब आपको अनुसंधान करने को दे दिया जाए, रिसर्च करने को दे दिया जाए, तो रिसर्च करने को दे दिया जाए तो भैया रिसर्च भी आप किससे करोगे? सूझबूझ से। यदि आपका सूझबूझ ही नहीं निकला, सूझबूझ ही नहीं लगाया, तो काहे का आप रिसर्च करोगे? कोई थीसिस नहीं बना सकते आप बिना सूझबूझ के। ठीक है, तो सूझबूझ बहुत ज्यादा उपयोगी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट रिमेंबर दिस क्वेश्चन। पाठ योजना, आप करिकुलम बनाते हैं, आप लेसन प्लान बनाते हैं, तो किस सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं? आप कोई भी लेसन प्लान बनाएंगे, कोई भी पाठ योजना बनाएंगे, तो आप किस सिद्धांत का यूज करोगे? तो आप खुद देखो बेटा, पाठ योजना, आप लेसन प्लान बना रहे हो, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी यूज यूर इनसाइट, आपकी दृष्टि। आप यूं थोड़ा ना 7वीं क्लास के बच्चों को कुछ भी आप थोप के दे रहे हो, है ना? तो पाठ योजना बनाने में, सूझबूझ बनाने में भी आप क्या कर रहे हो भाई? इसी सिद्धांत का यूज करते हो। ठीक है, तो पाठ योजना आप बना रहे हो, सूझबूझ आप कर रहे हो, तो सूझबूझ करने में भी आप क्या कर रहे हो भाई? इसी सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहे हो। आप जब सूझबूझ करोगे तो सीधी सी बात है, सूझबूझ में भी आपको ये सिद्धांत क्या करेगा भाई? बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जब आप पाठ योजना बनाते हो, किसी भी तार्किकता पर बल देता है ये, लॉजिकल थिंकिंग पर बल देता है ये। ठीक है, ध्यान रखना, लॉजिकल थिंकिंग पर बल देता है क्या भाई? इनसाइट थ्योरी। ठीक है, क्या इनसाइट थ्योरी किस पर बल देता है भाई? लॉजिकल थिंकिंग पर बल देता है, फिलोसफी पर बल देता है, मनोविज्ञान पर बल देता है, समस्या समाधान पर बल देता है क्या? इनसाइट थ्योरी। एक बड़ा भयंकर क्वेश्चन है, राजस्थान के पेपर में आया था, ध्यान से समझना। आंसर वही बच्चा दे सकता है जो दिमाग से पढ़ रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ बेटा, पढ़ने का तरीका होता है कॉन्सेप्ट समझना। आप फैक्ट के पीछे भागते हो, फैक्ट के पीछे भागने वाला बच्चा, एमसीक्यूज के पीछे भागने वाला बच्चा कभी सक्सेस नहीं होगा जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। जब आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन कैसे भी एग्जामिनर निकाले, आप यदि उसका आंसर दे पाओगे तो डेफिनेटली आपने सब कुछ कर लिया। क्वेश्चन को समझना, रीट में पूछा है क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास मतलब याद आ गया होगा आपने, पूरा डिटेल से मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय प्यासे, संज्ञानात्मक विकास जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन क्या है? संज्ञानात्मक जो विकास है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो अधिगम के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? वो अधिगम के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास में भी तो प्यासे यही कहता है कि बच्चा खुद से सीखता है प्लस आसपास के वातावरण से इंटरेक्शन करता है। ठीक है, इस सिद्धांत में बंदर क्या कर रहा है? खुद से सीख रहा है और आसपास के वातावरण से इंटरेक्शन कर रहा है, छड़ियों से, बॉक्सेस से। तो खुद से सीख रहा है और आसपास के वातावरण से क्या कर रहा है भाई? इंटरेक्शन कर रहा है। ठीक है, खुद से सीख रहा है और आसपास के वातावरण से क्या कर रहा है भाई? इंटरेक्शन कर रहा है। कौन? बंदर। तो संज्ञानात्मक विकास अधिगम के किस सिद्धांत से मिलता जुलता है भाई? अधिगम के इनसाइट थ्योरी से मिलता जुलता है या क्या? संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो जो संज्ञानात्मक विकास है वो भी प्यासे के किससे मिलता जुलता है? इनसाइट थ्योरी से मिलता जुलता है प्यासे के क्या भाई? संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, अब इस सिद्धांत से, जो ये सिद्धांत हमने पढ़ा है, इस सिद्धांत से कुछ नियम भी बाहर निकल के आए। इस सिद्धांत से कुछ रूल्स, कुछ नियम बाहर निकल के आए। जैसे थॉर्नडाइक से आया अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, तो सेम इसी सिद्धांत से कुछ नियम भी बाहर निकल के आए। कौन कौन से नियम बाहर निकल के आए भाई? संरचना का नियम, संरचनात्मकता, कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, संरचनात्मकता का नियम, समीपता। ठीक है, समीपता को क्या बोलते हैं हिंदी में? नियर तो होता नहीं है, इसका एग्जैक्ट इंग्लिश में बता दूंगी। समीपता की जो इंग्लिश है एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रही। समानता का नियम और सरलता का नियम। क्वेश्चन आ जाए, ये नियम किसके सिद्धांत से संबंधित है? ये जो नियम है वो किस सिद्धांत से संबंधित है? ये नियम बेटा इनसाइट थ्योरी से संबंधित है। ठीक है,
ये नियम किससे संबंधित है भाई? ये नियम इनसाइट थ्योरी से संबंधित है। ये नियम किससे संबंधित है? इनसाइट थ्योरी से संबंधित है। ठीक है, कैसे है मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से देखो। कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनात्मक, रचनात्मक होता है खुद ना खुद कुछ ना कुछ करके सीखना, तो बंदर भी खुद ब खुद कुछ ना कुछ कर रहा है, तो इसलिए संरचनात्मकता भी किस सिद्धांत के अंदर आ गई? इनसाइट थ्योरी के अंदर। ठीक है, आ गई। समीपता, समीपता का नियम बिल्कुल है, क्योंकि वो अपने समीप पड़ी चीजों से ही अनुबंधन बना के समीप पड़ी चीजों से ही सीख रहा है बंदर, समीप पड़ी चीजों को, जो पास है चीजें उनको यूज कर रहा है। ठीक है, समानता, सिमिलरिटीज को जरूर यूज किया जा रहा है। समानता को कैसे? कि जो जो चीजें बंदर को ये दिख रहा है कि ये समान है, ये स्टिक है, ये बॉक्स है, ये केले हैं, मैं इसके ऊपर इसको रखूंगा, एक इक्वल चीज के ऊपर दूसरी इक्वल चीज को रखूंगा तो मैं इस तक पहुंच जाऊंगा, तो ये चीज भी कहीं ना कहीं सिद्धांत में है। सरलता का नियम, बहुत ही सरल तरीके से अपना दिमाग लगा के बच्चा सीख रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको ज्यादा डीप नहीं जाना इनमें, सिर्फ ये इतना सा क्वेश्चन है कि आपको ये पूछा जाए कि ये वाले नियम अधिगम के किस सिद्धांत से आधारित है, तो आपको ध्यान रखना है ये वाले जो नियम है ये अधिगम के इनसाइट थ्योरी से रिलेटेड है, बस इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, एक सिद्धांत और पढ़ ले छोटा सा, या नहीं? फटाफट बताओ। छोटा सा एक सिद्धांत और पढ़ा देती हूं। एक सिद्धांत और पढ़ा दूं भाई, छोटा सा, फटाफट बताओ। समझ आया भाई? इनसाइट थ्योरी मतलब इनसाइट थ्योरी में पूरा गेस्टाल्ट का कॉन्सेप्ट याद रखना है। गेस्टाल्टवादी क्या था, इनका समग्र आकृति, ये वो फलाना सारा गेस्टाल्ट थ्योरी याद रखना। फटाफट बताओ, वैसे क्लास इनफ हो चुकी है, बट कहो तो एक छोटी सी थ्योरी और पढ़ा दूं, फटाफट बताओ। छोटी सी वाली पढ़ाऊंगी, बड़ी वाली नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे पता कितना किस थ्योरी के साथ क्या पढ़ाना है। हैवी हो जाएंगी ये दोनों थ्योरी, क्योंकि बहुत होती है। पढ़ा दूं? पढ़ लो, छोटी सी पढ़ाऊंगी। अब पावलोव नाम वाली नहीं पढ़ाऊंगी, पावलोव वाले तो तुम्हारे दिमाग में खड्डे कर देगी। पावलोव का सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत कल पढ़ाऊंगी। ठीक है, आज एक सिद्धांत और पढ़ लो, छोटा सा ही है। सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत या सामाजिक अधिगम, छोटा सा ही है, 5 मिनट का ही है, पढ़ लो। ठीक है, सामाजिक सिद्धांत या इसको सामाजिक अधिगम बोलते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत या इसको बोलते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। अरे कल पढ़ेंगे, पता है क्यों? बाद में जो बच्चा वीडियो देखेगा ना बहुत लंबी हो जाएगी, और ये 1 घंटे से ऊपर की जो वीडियो है फिर ये बच्चे को थोड़ा नेट वेट ज्यादा खा जाती है। कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना लर्निंग को कैसे करवाना है। लर्निंग को पार्ट्स में ही करवाना है, एवं दुखी हो जाओगे तुम। अभी लर्निंग बहुत बड़ा है। कल पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे, सोशल पढ़ेंगे, फिर कोलर का पढ़ेंगे, फिर गोलमैन का पढ़ेंगे, टोलमैन का सॉरी, फिर गुथरी का पढ़ेंगे, फिर कर्ट लेविन का पढ़ेंगे, फिर सीएल हल का पढ़ेंगे। 10 सिद्धांत है, कम से कम 10 सिद्धांत, और ये सिर के ऊपर से जाने वाली बातें मुझे ऐसा अच्छा लगता है पढ़ाना, छोड़ो। ठीक है, कल पढ़ेंगे इसको। सो टाटा बाय, टेक केयर। अब जो भी क्वेश्चन आपने फटाफट 5 मिनट के अंदर पूछिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 एक लड़की बार बार कॉमर्स की पूछ रही थी, तो बेटा कॉमर्स के लिए आपकी जो क्लासेस है वो मोर देन सफिशिएंट है, और जो मैम है वो काफी प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाती हैं, तो मेरी उनकी पहली कॉल हो गई थी। देखो मैं आपको हर पीडीएफ हर पीपीटी सब कुछ देती हूँ, बट कुछ कॉल हो जाती है टीचर से कि वो बहुत प्लेटफॉर्म पे सेम पीपीटी से पढ़ाते हैं, तो इसलिए वो अपनी पीपीटी शेयर नहीं कर रहे। तो कोई दिक्कत नहीं यार, इतने तुम टैलेंटेड हो, रोज का एक लेक्चर है पीजीटी कॉमर्स का, लिख लो। बट मैम इतना यकीन दिलवाती है कि भाई तुम्हें सोच के मानो 60 में से बंदी कह रही है कि 52-55 नंबर आ जाएंगे मैम पीजीटी कॉमर्स में, तो इसीलिए मैंने मैम को अपॉइंट किया, और पढ़ाती भी इतना अच्छा है। तो प्लीज बेटा कॉमर्स के लिए थोड़ा सा एफर्ट करो। कॉमर्स के बदले में तुम कॉमन बैच का मेरे से कुछ भी ले लो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, सारे नोट्स वोट्स पीडीएफ, कोई दिक्कत नहीं है। बट टीचर्स को मैं थोड़ा कंपेल नहीं कर पाती, और कई बार बेस्ट टीचर्स के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, हाँ ज्यादा साइकोलॉजी का भूत नाच रहा है, तत्पर नहीं हो। ठीक है, मैं भी तत्पर नहीं हूँ। ठीक है, जब बच्चे रेडी नहीं है तो रीइंफोर्समेंट कैसे मिलेगा, और रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा तो हम कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, अपना टाइम नोट कर लीजिए। अपना टाइम है 8:30
8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक अपना लेक्चर फिक्स रहेगा। 9:30 का 10 भी बज सकता है, आपको पता डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर। मैं कभी टाइम नहीं देखा पड़ता है, हम कोई 1 घंटे के मालिक थोड़ी ना, किसी एकेडमी में जाके मैं 1 घंटा थोड़ी ना लेक्चर दे रही हूँ, अपना ही है सब कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है।